मतलब किसी चीज़ के लिए कहता है कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार हूँ। सेक्शन 13 जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो कहता है कि कंसेंट आप उस वक्त कहते हैं जब आप कह सकते हैं कि दो बंदे किसी भी चीज़ पर राजी हों, सेम सेंस में और सेम थिंग पर जब राजी हो, तो उसका मतलब होता है कि वो कंसेंट दे रहे हैं। अब फ्री कंसेंट डील क्या करता है, सेक्शन जो है जो चौथा है वो इससे डील करता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कि फ्री कंसेंट का क्या मतलब है। फ्री कंसेंट का मतलब है कि जहाँ पर ऐसी रजामंदी दी जाए जो कि जबर से जो फ्री हो, या आप इसे कहते हैं कि या वो कहता है कि व्हेन इट इज नॉट काज्ड बाय कॉशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, बेजाब तासुर, दबाव डालकर किसी पर, फ्रॉड करके, मिसरिप्रेजेंटेशन करके या मिस्टेक, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जब इन चीज़ों से कंसेंट फ्री होती है, इन वजह से रजामंदी नहीं दी जाती, तो आप इसको कहते हैं कि इस बंदे ने अपनी आज़ाद मर्जी से ये काम किया। किसी को गन पॉइंट पर आप उसको कहें जबर है ना ये कि आप अपना मोटरसाइकिल मुझको सेल कर दें इतने पैसों में, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर आप उसको जबरन तौर पर आप उसे वो मोटरसाइकिल अपना उसका छीन रहे हैं। समझ लें छीन ही रहे हैं, जो आप उसको मुआहदे में, किसी भी मुआहदे पर या कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जब एक पार्टी दूसरे पार्टी पर जबर करती है या अपना बेजा तासुर दिखाती है, उसको दबाती है। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस का क्या मतलब है, प्रिंसिपल अपना जो होता है वो अपने एजेंट उसका मातहत होता है, तो इसलिए अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए कि तुम क्योंकि मेरे मुलाजिम हो तो तुम इस तरह से मेरे साथ मुआहदा करो, तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस इंसेंस में चला जाता है। मिस्टेक ये होती है कि हाँ दिखा, मिसरिप्रेजेंटेशन ये होती है कि दिखाते सीधा आते हैं, मारते आप उल्टा आते हैं, दिखाते ये चीज़ है लेकिन डब्बा खोलते हैं तो उसमें से कोई और चीज़ निकलती है, ये मिसरिप्रेजेंटेशन होता है। या आप बेच ये वाली चेयर रहे हैं और आप उसको इशारा कर रहे हैं कि भाई वो वाली चेयर मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन जब आपकी नीयत थी ये वाली चेयर देने की, आप उसको मिसरिप्रेजेंटेशन करते हैं या ख़रीदने वाले को गलती होती है, मिस्टेक हो जाती है, वो समझता कोई और चीज़ है और वो मुआहदा जब वो कर लेता है उसके बाद पता चलता है कि ये वाली चीज़ नहीं थी, ये वाली चीज़ थी। तो इसका मतलब है कि इन वजूहात की बिना पर जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा वो क्या होगा, वो वैलिड नहीं होगा, वो वाइड होगा, क्योंकि उसका मकसद क्या है कि उसमें फ्री कंसेंट शामिल नहीं है। ये है फ्री कंसेंट। अब कॉशन को कहते हैं, कॉशन मीन्स कंपेलिंग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेक्शन 15 में वो डिफाइन करता है कॉशन इज अ कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, हकीकतन अमलन जबर करना या उसको डराना जबर करने के लिए, एनी एक्ट के किसी भी एक्ट के बारे में, फॉरबिडन बाय लॉ पाकिस्तान पिनल कोड, और अनलॉफुल डिटेनिंग के या आपको अनलॉफुल तौर पर डिटेन करना, किसी भी इंसान को रोक लेना, और थ्रेटनिंग टू डिटेन के मैं डराना कि मैं इसको कैद कर लूँगा, यानी रोक लूँगा किसी भी जायदाद को, टू द प्रेजुडिस तासुब के लिए ऑफ एनी पर्सन व्हाटएवर विद इंटेंशन ऑफ काजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। सिंपल मीनिंग यही है कि आप कमिट करते हैं, हकीकतन किसी को मारते हैं, मार कर उसी से कोई काम करवाते हैं, मतलब काम एग्रीमेंट के लिए ही होगा, या फिर आप उसको कहते हैं, उसको डराते हैं कि मैं तुम्हारी जायदाद छीन लूँगा, छीन लेते हैं, तो मतलब ये कि एक्चुअल कमिट करना या डराना ये चीज़ें मैं कर लूँगा। एक्चुअल कमिट और थ्रेटनिंग टू कमिट, ये एक्ट जो फॉरबिडन बाय लॉ है, वो करके आप किसी को मुआहदा करने के लिए जबरन उसको दबाव डालते हैं, ज़बरदस्ती उसके साथ कोई मुआहदे करते हैं, कोई काम करते हैं, तो वो कहेंगे ये फ्री कंसेंट के बगैर, और सेक्शन जो है 15 वो इससे डील करता है। एग्जाम्पल है डब्ल्यू थ्रेटन टू शूट एम, डब्ल्यू डराता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, एम को कहता है इफ ही डज नॉट गिव हिज हाउस ऑन रेंट, अगर तुम अपना घर रेंट पर नहीं दोगे तो एम एग्री, वो एग्री हो जाता है, द कंसेंट ऑफ एम इज ऑब्टेन्ड बाय कॉशन, तो उसकी जो रजामंदी है वो जबरन यहाँ पर हासिल की गई है। फिर है डिटेन और थ्रेट टू डिटेन प्रॉपर्टी के रोक लेना या जायदाद के को, वो कहता है इफ अ पर्सन अनलॉफुली डिटेन और थ्रेटन टू डिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन टू कंपेल हिम इनटू एन एग्रीमेंट, के अनलॉफुली डिटेन करना या डराना कि मैं डिटेन कर लूँगा, उसको मजबूर करना कि वो आपके साथ कोई मुआहदा करे, द एग्रीमेंट इज वाइडेबल एट द ऑप्शन, अब वो जो एग्रीमेंट होगा वो उस जिसको डराया जा रहा है उसके ऑप्शन पर वाइडेबल होगा, आए तो उसको वैलिड बना ले, आए तो उसको वो वाइड करार दे दे। वो कहता है थ्रेटन टू थर्ड पार्टी, थ्रेट मे बी गिवन टू थर्ड पर्सन हु आर नियर रिलेटिव ऑफ द पर्सन। सिंपल एग्जांपल है
मैं तुम्हारे बेटे का मर्डर कर दूंगा अगर तुम मुझे ये चीज़ नहीं बेचोगे, मैं तुम्हारी जायदाद को आग लगा दूंगा। अब उसके कब्जे में थ्रेटन कर रहा है, बेशक फसल है उसके कब्जे में है, वो कहते हैं मैं तुम्हारी फसल को आग लगा दूंगा अगर तुम अपनी फसल कितने में मुझे नहीं बेचोगे। ये थ्रेट करके उसको कंपेल करना, उसको मजबूर करना कि वो आपके साथ कोई ना कोई मुआहदा करे आपके मन मर्जी के मुताबिक। वो आपको दबा रहा है, वो आपके साथ उनको आपको दबा के आपकी कंसेंट ऑब्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर आपकी कंसेंट जो होगी वो क्या होगी, वो उसके ऑप्शन पे क्या है, वाइडेबल है। आप चाहें तो उसको वैलिड कर सकते हैं, आप चाहें तो उसको जो है वाइड करार दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो पार्टी दबाव में है, जो पार्टी जिसको कंपेल किया जा रहा है, उसके ऑप्शन पर होता है कि वो आए तो इसको मुआहदे को फर्दर जो है वो लेके जाए, अगर नहीं लेके जाना चाहती तो वो उसकी मर्जी पर है। समझ आइए जबरन जिस तरह से मुआहदे करा जा रहे हैं। मैं आपके सिलेबस कवर होने के लिए इसको शॉर्ट करती जा रही हूँ। Enforcement of Pakistan Penal Code. It does not matter whatever Pakistan Penal Code is or is not enforced in the place where the caution is employed. If the suit is filed in Pakistan, the provision of PPC will apply. फिर उसके बाद कहते हैं कि बेशक ऐसे इलाके जिसमें पाकिस्तान पिनल कोड अप्लाई होता है या नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर वहाँ पर भी जबरन किसी के साथ आप रजामंदी लेते हैं तो वो जो रजामंदी आप जिसके साथ लेंगे उसके खिलाफ भी जो है वो पाकिस्तान पिनल कोड के तहत ही, क्योंकि पाकिस्तान में तो पाकिस्तान पिनल कोड है, पाकिस्तान के अंदर ऐसे इलाके जहाँ पर ये कॉर्शन किया जा रहा है लेकिन वहाँ पर पाकिस्तान पिनल कोड अप्लाई नहीं हो रही, तो भी वहाँ पर पाकिस्तान पिनल कोड के तहत ही कार्रवाई की जाएगी। एक सिंपल एग्जांपल इसकी ये है, अगर किसी लड़की को उठा के ले जाएं और उसके गन पॉइंट पर आप उसके शादी करवाने के लिए एजाब कबूल करवाया जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्योंकि उसने बेशक कबूल कर लिया है, जबरन कर लिया है, अब ये जो एग्रीमेंट होगा शादी का वो उसके ऑप्शन पर वाइडेबल होगा। ये एग्रीमेंट जो शादी जो होगी वो वैलिड नहीं होगी, वो वाइडेबल होगी। वो चाहे तो उसको वैलिड कर दे कि उसे कबूल कर ले, चाहे तो उसको वाइड डिक्लेयर करा ले कोर्ट के जाके कि इसने वो अक्सर की जाती है तकजीब निकाह के दावे। यहाँ पर अफेक्ट क्या होगा इसका कि अगर आप जबरन किसी के साथ आप जबर के जरिए किसी के साथ मतलब मुआहदा करवाते हैं उससे, तो इसका अफेक्ट क्या होगा, वो सिंपल सी बात है। इसका अफेक्ट पहले तो जो होगा ये है जबरन सेक्शन 15, ये एक असाइनमेंट है, यहाँ पर इस पे ही आपका क्वेश्चन आएगा। अभी मैंने आपको पढ़ा है, ये है क्या, इस पे भी क्वेश्चन आता है अलग से भी। The contract is voidable at the option of the party whose consent is obtained. जिसकी कंसेंट जबरन हासिल की गई है ये कॉन्ट्रैक्ट उसके ऑप्शन पर वाइडेबल होगा। दूसरा, when the aggrieved party decide to cancel the contract, जब aggrieved party ये कहती है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दूंगी, he must return the benefit, वो लाजमी तौर पर बेनिफिट वापस करेगी। आपने 10,000 तो लिए हैं ना, मोटरसाइकिल बेच के 10 तो लिए हैं, अब 10,000 बेशक आपने जबरन वो आपने जबरदस्ती उसने आपसे लिए, लेकिन वो बेनिफिट आप उसको वापस करेंगे। फिर उसके बाद है the other party to whom money was paid or anything delivered under coercion must repay the return, वो उसको रिटर्न करेगा। if the aggrieved party does not decide to cancel the contract, अगर अग्री पार्टी कहती है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करवाना चाहती तो वो क्या मान जाएगा, वैलिड। मैंने अभी एग्जांपल दे के अगर बाद में वो उसकी कंसेंट दे देते हैं, बाद में कंसेंट दे देते हैं कि भाई ठीक है मैं इसको कायम रखना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, वो फिर वाइडेबल से वैलिड है। क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना बेसिकली ये वाइडेबल होते हैं। वाइडेबल का मतलब है ये इधर चले जाएं तो वैलिड हो जाएंगे, इधर चले जाएं तो वाइड हो जाएंगे, ये दरमियान में रहते हैं। ये मुआहदात जो फ्री कंसेंट के बगैर होते हैं ये वाइडेबल होते हैं। अब दूसरा है 16 सेक्शन अनड्यू इन्फ्लुएंस, इस पर भी क्वेश्चन आता है अलग से।
सेक्शन 16(1) और 2 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। The term undue influence means the unfair use of one's superior power, गलत इस्तेमाल एक इंसान का अपनी सुपीरियर पावर का in order to obtain the consent of person who is a weaker position, जो वीकर पोजीशन में है उसकी कंसेंट लेने के लिए। वो कहते हैं इट इज डिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 16(1) और 2 में a contract is said to be induced by undue influence where the relation subsisting between the parties are such that one of the party is in position to dominate the will of the other, कि एक पर्सन की पोजीशन ऐसी है कि वो दूसरे पोजीशन की जो विल है, ख्वाहिश है, उसको क्या कर देगी, डोमिनेट कर देगी, दबा देगी। और क्या करेगी, यूज दैट पोजीशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज, और उस अपनी पोजीशन को इस्तेमाल करते वो बंदा अनड्यू एडवांटेज हासिल कर लेगा, बेजा फायदा हासिल कर लेगा दूसरी पार्टी के खिलाफ। इसको कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस, अपनी सुपीरियर पावर। मैंने इसीलिए आपसे कहा था प्रिंसिपल और एजेंट का, कि मास्टर और एजेंट का समझ लें, मास्टर और सर्वेंट का समझ लें कि मालिक है और एक नौकर है। उस नौकर से कोई भी ऐसी चीज आप प्रेशर डाल के कि मैं तुम्हारा सुपीरियर हूं, नौकर से निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उसकी ख्वाहिश को दबाकर उसकी रजामंदी लेना, ठीक है, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है। समझ आ गई अनड्यू इन्फ्लुएंस की। अब है पोजीशन टू डोमिनेट, in order to prove undue influence the relation existing between the parties should be such that one of them must be in position to dominate the will of the other, कि लाजमी तौर पर उसकी वाकई में वो पोजीशन हो कि वो उसकी दूसरे की ख्वाहिश को दबा सकता हो। वो सिर्फ ये आके कह दे कि भाई मैं इसका मातहत, मेरी जो इसने राय ले ली, ये तो बहुत मालिक है, ये जिम्मेदार है। अब वाकई में क्या वो इस पोजीशन में था भी कि उसको डोमिनेट, उसकी विल को कर भी सकता था या नहीं। अदरवाइज देखिए जितने भी जिम्मेदार है कोई किसी को ऐसे नहीं दबा सकता। अगर सिर्फ ये पली ले दी जाए कि मैं तो ये मुआहदा नहीं करना चाहता था, इसने मुझ पर प्रेशर डाला क्योंकि ये जिम्मेदार है, तो वाकई में साबित करना होगा कि क्या उन दोनों का रिलेशन ऐसे था, है भी ये नहीं, मालिक मुलाजिम का है भी, मकरूज वो उसका है भी या नहीं, कि उसकी विल को दबाया जा सकता था। देखिए ना, हर दफा पगली पार्टी को भी कसूरवार ना बनाए ना। इस साइड पे अपने देखें कि ये भी जिस कंडीशन पे आ रहा है, मुआहदा वाइड करार दे रहा है, इसकी नीयत क्या है, इसने साबित करना है ना कि मैं ये मुआहदा वाइड करार देता हूँ, तो ये साबित करे कि क्या उसकी पोजीशन ऐसे थी कि वो आपकी ख्वाहिश को भी दबा सकता था। ये मुआहदे होते हैं जब, तो दोनों साइड से सोचा जाता है। फिर वो कहता है if you as spiritual advisor induce his follower and to gift him his property to secure benefit in the next world, वो कहता है कि एक रूहानी आलिम है और उसने एम से कहा कि तुम मुझे गिफ्ट दे दो अपनी जायदाद, ताकि आने वाली आखिरत में तुम्हारी आखिरत संवर जाए। उसके बाद वो कहता है इट वाज हेल्ड दैट गिफ्ट वाज ऑब्टेन्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, और बाद में ये देखा गया कि भाई वाकई में उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस से ही उसकी प्रॉपर्टी हथाई थी। ये है मनु सिंह वर्सेस उमादत पांडे, ये कोई हिंदू केस ला है, उसने वो केस ला इसमें बताया है। ये है 1890 का केस ला है, और ये है 1890 12 आल जो है 523, ये उस जमाने का केस ला है कि उसमें साबित किया गया था। ये जो एग्जाम्पल दी है ये बेसिकली केस ला था, ये एक जजमेंट थी जो पास हुई थी कि वाकई में उसने उसको ये हथियाई उसकी जायदाद, सिर्फ ये कह के कि आखिरत में तुम्हारे दर्जे ज्यादा होंगे। अनफेयर एडवांटेज, बहुत ज़्यादा मफाद इसमें लाजमी है कि आप उसमें हासिल करते हैं। और उसके बाद है इसमें थोड़ा वो डिटेल बताता है कि सेक्शन 16(2) क्या है। A person is deemed to be in a position to dominate the will of another where he hold a real or apparent authority। पहली बात कि वो वाकई में कहा जा सकता है कि वो डोमिनेट कर सकते हैं दूसरे बंदे की विल को, कि वाकई में रियल तौर पर और ज़ाहिरी तौर पर जाहिर हो रहा हो कि ये उसका मालिक है, ये उसका मुलाजिम है, ये उसके पास पावर है, ये उसको दबा सकता है। दूसरा, where he stand in a fiduciary relation to the other, where he make a contract with a person whose mental capacity is temporarily or permanently affected by reason of age, illness,
मेंटल और बॉडली डिस्ट्रेस, यहाँ पर उसने क्या एग्जाम्पल भी दी है। नाबालिग बच्चे होते हैं, अब बालिग है, उसको पता है कि ये अपनी रजामंदी कैसे देगा, उसे बरगला के फुसला के उसकी ख्वाहिश को दबा के उसको, अगर वो उसको समझ नहीं मेरा फ़ायदा किस चीज़ में है, नुकसान किस चीज़ में है, और अगर वो नशे की हालत में है, क्योंकि वो अपनी उसकी डोमिनेट कर देना, उसकी बिल को ख्वाहिश को दबा देना, भाई तुम्हारी घड़ी कितनी प्यारी है, ये 2 पैसे, इतने सारे पैसे हैं, उसकी जेब में डाल, वो घड़ी ले गया। जहाँ पर वो उसकी डोमिनेट कर सकता है, बिल को भी डोमिनेट कर सकता है। रियल और अपेरेंट अथॉरिटी को कहता क्या है, a person in authority can dominate the will of the person over whom the authority is held. The authority may be real or apparent. For example, authority of income tax officer over an assessee, authority of police officer over an accused person. अब पुलिस ऑफिसर के पास अक्यूज पर्सन जब जाता है तो वो उसकी मार मार के उसे कन्फेशन करवाता है, या जो चीजें पूछता है। अब जो तफ्तीश होती है, सेक्शन है, आर्टिकल है 38 कानून शहादत का, तो उसमें मना किया गया है जो कन्फेशन पुलिस के सामने होगा उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन 39 ये कहता है कि जहां पर कन्फेशन हो पुलिस के सामने लेकिन मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में हो तो वहां पर उसकी वैल्यू है। इसके अलावा आखिर में वो कहते हैं सेक्शन 40 जब रिकवरी होती है तो रिकवरी के लिए पुलिस वाले बेशक उसे मार के फिजिकल रिमांड पर जब लेके जाते हैं तो वेपन की या रिकवरी तो वो कराता है ना, तो उसमें होता है कि रिकवरी मेड आउट होती है सेक्शन 40 आर्टिकल 40 कानून शहादत में। तो उस वजह पर जहाँ पर है पुलिस का दखल होता है वहाँ पर। समझ आ गया, ये रियल और अपीरेंट अथॉरिटी जाहिर हो रही है। फिर ये फिड्यूशियल रिलेशन क्या है? फिड्यूशियल रिलेशन इज द रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस। इट एग्जिस्ट इन केस ऑफ फादर एंड सन, गार्डियन एंड माइनर, एडवोकेट एंड क्लाइंट, डॉक्टर एंड पेशेंट, रिलीजियस एडवाइजर एंड फॉलोवर। जो रिलीजियस एडवाइजर हैं, फॉलोवर्स हैं, जो एडवोकेट्स हैं, इनके जो रिलेशन है वो इससे जाहिर होते हैं। एग्जाम्पल है, एन इलिटरेट एल्डरली वुमन मेड अ डीड ऑफ गिफ्ट ऑफ हर होल प्रॉपर्टी टू हर नेफ्यू who managed her estate. The deed was cancelled on the ground of undue influence. एक जाहिर बूढ़ी औरत अपनी तमाम जायदाद अपने भतीजे को दे देती है कि तुम मेरी जायदाद की देखभाल करना। ये जो गिफ्ट डीड वो करा लेता है, तो गिफ्ट डीड कैंसिल हो गया था कि उस औरत को तो पढ़ी लिखी नहीं थी, औरत ने दिया सिर्फ उसको क्या करने के लिए, मेरी प्रॉपर्टी की निगरानी करना। जैसे कहते हैं बेटा तुम मेरी जायदाद की आगे देखभाल करना। उसने क्या लिखवा लिया, हिबा लिखवा लिया, गिफ्ट लिखवा लिया। ऐसे अभी भी बहुत सारे केसेस हैं। तो वहां पर क्या कहते हैं, जो भी किसी को बूढ़ी औरत को ले जाता है या बूढ़े बंदे को ले जाता है वो किस मकसद के ले जाता है कि इसकी जायदाद हटानी है। जैसे हथियाने के क्या तरीके, इस्लाम करवा लेते हैं, हिबा करवा लेते हैं, कुछ भी करवा लेते हैं उसके बदले में, और ये आज के दौर में भी है। तो वहां पर कोई किसी को ऐसे नहीं रखता जब तक उसके पास कोई प्रॉपर्टी ना हो। अब वहां पर वो कहते हैं बूढ़ी औरत थी, उसको ले गया, उसे गिफ्ट दिया, बनवा लिया उसने, लेकिन औरत ने तो सिर्फ उसकी मैनेजमेंट का कहा था। फिर इस पे भी उनका जो है केस हुआ था, वो कहती है गढ़िया वर्सेस शेख अली बिन उमर, 1929 का केस था, पेज नंबर था इसका 127। तो ये उस केस में उसने बात की है कि ये उस दौर में भी था कि अगर किसी की अनड्यू इन्फ्लुएंस करते हुए आप उसको जो है, आपका रिलेशन ऐसे है कि वो आप पर ट्रस्ट करे, म्यूचुअल ट्रस्ट है ना, फादर बाप का बेटे पे ट्रस्ट है, ये एग्जांपल उसने दी, और आप उसकी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करो। मेंटल डिस्ट्रेस क्या है? अ पर्सन इज सेड टू बी डिस्ट्रेस, एक इंसान को कहा जाएगा कि उसको दिमाग जो है सही काम कर नहीं रहा, व्हेन हिज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्पररी और परमानेंटली अफेक्टेड, जहां पर उसका सोच समझ जो है मुस्तकिल तौर पर या आर्जी तौर पर अफेक्टेड हो, किस वजह से, ओल्ड एज की वजह से, मेंटल और फिजिकल इलनेस की वजह से हो, और वहां पर आप उससे कोई चीज़ ले लें तो ये प्रज्यूम किया जाएगा कि आपने उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस करते हुए लिया है। यहाँ पर उसने एक और भी कॉन्ट्रैक्ट कहा है, कॉन्ट्रैक्ट विद पर्दा नशीन लेडी। पर्दा नशीन लेडी ऐसी होती है जो कि कंप्लीट पर्दा करती है, जो कि अपने फैमिली मेंबर्स के अलावा बाकी किसी के सामने नहीं आती है। पर्दा नशीन लेडीज के बारे में कहा गया है वो जो बिजनेस अगर वो लेडी कीप करती है, हर फेस कवर्ड बाय ट्रांजेक्ट हर ओन बिजनेस
collect rent from her tenant, deal with person who are not member of her family, and she cannot be regarded as partnership lady. वो कहते हैं कि उसका सारी देखभाल होती है उसके घर के मर्द अफराद या उसमें से कोई एक ही कर रहा होता है, वो बज़ाहिर खुद ना मकान किराए पर देती है, कोई भी ऐसे ट्रांजैक्शन नहीं करती, तो उसको पर्दानशीन लेडी कहा जाता है। तो उसके बाद है a lady appeared before a registrar of the registration of certain document and give evidence in a suit. The court held that she could not be treated as a पर्दानशीन लेडी। यहाँ पर पर्दानशीन लेडी के उसने ये ऐसे कहा है कि उनकी भी अनड्यू इन्फ्लुएंसेस के तहत कोई एग्रीमेंट जो कंसेंट ली जा सकती है, लेकिन वो उसने ये भी बताया कि कौन सी कंडीशन में पर्दानशीन लेडी हो सकती है, वो आप उसको काउंट कर सकते हैं, कौन सी उसमें नहीं हो सकती। फिर इन दोनों का डिफरेंस है वो आप देख लीजिएगा। फिर आगे है जो टॉपिक वो है फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन। मैं तो कहती हूँ ये फिर आप हम कल कर लेंगे और आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है।